5.1 परिचय। संरचना शब्द, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द स्ट्रक्चरुरा से हुई है, जिसका अर्थ है निर्माण करना, शुरुआत में निर्माण के संदर्भ में उपयोग किया गया था। बाद में शास्त्रीय काल के दौरान इसे जीव विज्ञान के वैज्ञानिक क्षेत्र में आवेदन मिला। समाजशास्त्र, सामाजिक मानव विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों में इसके अर्थ को समझने के लिए आइए एक घर की तुलना से शुरुआत करें। चाहे घर किसी भी समुदाय का हो, इसे कमरों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक को विशिष्ट गतिविधियों के लिए नामित किया गया है। उदाहरण के लिए, एक कमरे का उपयोग खाना पकाने और खाना पकाने की आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जा सकता है, जिसे रसोई घर कहा जाता है। एक अन्य कमरे में पवित्र मूर्तियां, पूर्वजों की तस्वीरें, पवित्र पुस्तकें और दीपक और अगरबत्ती जैसी वस्तुएं रखी जा सकती हैं, जिन्हें पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है। फिर भी एक अन्य कमरा शयनकक्ष के रूप में काम कर सकता है, जिसका उपयोग ग्रामीण समुदायों में बिस्तर फैलाने, कपड़े, पैसे, गहने और अनाज रखने के लिए किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर प्रत्येक कमरे को एक विशेषज्ञता और नाम दिया जाता है, जैसे अध्ययन कक्ष, स्टोर, अतिथि कक्ष, शौचालय, बाथरूम, पेंट्री, एंटेरूम। बच्चों का कमरा किसी विशेष स्थान के निर्दिष्ट कार्य को दर्शाता है। ऐसे मामलों में जहां भूमि सीमित है, इनमें से कुछ कमरे मौजूद नहीं हो सकते हैं और इसके बजाय एक ही कमरे के अलग अलग कोने विभिन्न कार्यों से जुड़े हो सकते हैं, जैसे एक तरफ खाना पकाने के लिए और दूसरा पवित्र वस्तुओं को रखने के लिए। एक घर के सभी कमरे जुड़े हुए हैं। मार्ग, गलियां और गलियारे उन्हें जोड़ते हैं, जिससे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना आसान हो जाता है। कमरों में प्रवेश के लिए दरवाजे हैं और वे दरवाजे खिड़कियों और वेंटिलेटर के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं। जब सब कुछ बंद हो जाता है, तो एक कमरा एक अलग और बंद इकाई बन जाता है, जिसमें बाहर से बहुत कम संपर्क होता है। लेकिन जब खुला होता है, तो यह लगातार घर के अन्य हिस्सों के साथ संपर्क में रहता है। प्रत्येक कमरे की अपनी सीमाएं होती हैं, जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। हालांकि यह पृथक नहीं है, इसे अन्य कमरों के संबंध में एक विशिष्ट इकाई, जैसे शयनकक्ष या अध्ययन कक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया है। सरल शब्दों में, जब अंदर से देखा जाता है, तो कमरे की संपूर्णता बाहर से देखने पर घर के एक हिस्से के रूप में इसकी भूमिका के विपरीत होती है। इस विचार का विस्तार करते हुए एक गांव या पड़ोस को घरों के संग्रह के रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक गांव या पड़ोस बड़ी इकाइयों का हिस्सा रहते हुए भी अपनी पूर्णता बनाए रखता है। कमरों की तरह प्रत्येक गांव की सीमाएं, पहचान और अन्य गांवों या पड़ोस के साथ मार्ग और गलियारों के समान संबंध होते हैं। इस सादृश्य की प्रमुख अवधारणाओं में संपूर्णता, अंतर्संबंध, सीमा बनाए रखने वाले तंत्र, एकत्रीकरण और पर्यवेक्षक का परिप्रेक्ष्य शामिल है। किसी समाज की तुलना एक घर या एक गांव या पड़ोस से करने से हमें इसकी संरचना को समझने में मदद मिलती है। यह सादृश्य उपयोगी है क्योंकि घर के विपरीत समाज में मूर्त रूप का अभाव होता है। एक घर के बारे में हम जो जानते हैं, उसका उपयोग करके और उसके मॉडल का विस्तार करके हम समाज का एक प्रारंभिक विचार बना सकते हैं। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सादृश्य का मतलब यह नहीं है कि दो चीजें समान हैं। यह कहने से कि समाज एक घर जैसा है, इसका मतलब यह नहीं है कि समाज एक घर है। समाज और घर के बीच समानताएं खोजने के बाद उनके अंतरों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास समाज के अद्वितीय गुणों को उजागर करता है। विभिन्न विद्वानों ने समाज की संकल्पना के लिए विभिन्न उपमाओं का उपयोग किया है। हर्बर्ट स्पेंसर 1873 समाज की तुलना एक इमारत से करने वाले पहले लोगों में से थे।
हालांकि समाजशास्त्र के शुरुआती दिनों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सादृश्य एक जीव का था। समाज की तुलना एक जीव से की जाती है। रेक्स 1961। स्पेंसर भवन सादृश्य के अलावा जैविक सादृश्य भी विकसित करता है। उनका मानना है कि यह सादृश्य मान्य है यदि हम यह प्रदर्शित कर सके कि समाज न केवल एक जीव की तरह है बल्कि यह भी कि जीव समाज की तरह है। देखे बार्न्स एच.ई. 1948, हैरिस 1968। सौर मंडल या बाद में परमाणु और रासायनिक प्रणालियों जैसे दूसरों पर कार्बनिक सादृश्य को पसंद किए जाने का कारण यह है कि एक जीव अधिक ठोस और समझने और समझाने में आसान होता है। इस सादृश्य ने सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझने की नींव रखी जिसे स्पेंसर ने पेश किया था। इस इकाई में हम संरचना शब्द के अर्थ का पता लगाएंगे और फिर जांच करेंगे कि रैडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचर्ड और लेवी स्ट्रॉस ने सामाजिक संरचना को समझने में कैसे योगदान दिया। 5.2 जैविक सादृश्य और संरचना। जीव विज्ञान की दुनिया में किसी जीव की मूल इकाई कोशिका है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर एक जीव बनाते हैं। इसी प्रकार समाज की मूल इकाई एक सामाजिक व्यक्ति है जो मानदंडों, मूल्यों और सार्थक सामाजिक व्यवहार को आत्मसात करता है। व्यक्ति एक समूह बनाते हैं, समूह एक समुदाय बनाते हैं और समुदाय मिलकर एक समाज बनाते हैं। जिस तरह एक जीव अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं में टूट जाता है, उसी तरह एक समाज समुदायों, समूहों और व्यक्तियों में टूट सकता है। जैविक सादृश्य एक सहायक प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। जीवित रह सकने वाली एकल कोशिका के विपरीत कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं पनप सकता। मानव समाज की सबसे छोटी इकाई दो व्यक्तियों का समूह है। अरस्तु ने कहा था, जो अकेला रहता है वह या तो जानवर है या भगवान, जबकि जैविक सादृश्य समाज और उसकी संरचना के बारे में हमारी समझ में सहायता करता है, लेकिन इससे हमें समाज के उन अनूठे पहलुओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो अन्य प्राकृतिक या जैविक प्रणालियों में मौजूद नहीं है। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी 1999 संरचना शब्द को 3 तरह से परिभाषित करती है। 1. किसी चीज का संगठन, निर्माण या व्यवस्था, उदाहरण के लिए मानव शरीर की संरचना। 2. एक विशिष्ट प्रणाली, पैटर्न, प्रक्रिया या संस्था, जैसे वर्ग संरचना, वेतन संरचना। और 3. एक विशेष तरीके से एक साथ रखे गए कई हिस्सों से बनी कोई चीज, उदाहरण के लिए एक मंजिला संरचना। जब कोई समाजशास्त्री संरचना के बारे में बात करता है तो वे तीनों अर्थों पर विचार करते हैं। इस संदर्भ में संरचना भागों के परस्पर जुड़ाव को संदर्भित करती है। किसी समाज के तत्व पृथक नहीं होते, वे रिश्तों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस अंतर संबंध को संरचना कहा जाता है। प्रत्येक सिस्टम की एक संरचना होती है और इसके बिना सिस्टम कार्य नहीं कर सकता। कार्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए संरचना आवश्यक है। जब संरचना टूट जाती है या समझौता हो जाता है तो सिस्टम काम करना बंद कर देता है और निष्क्रिय हो जाता है, जिससे अन्य परस्पर जुड़े सिस्टम प्रभावित होते हैं। भागों के बीच तार्किक और तर्कसंगत संबंध यह निर्धारित करता है कि वे कैसे जुड़े हुए हैं। जो लोग संरचना को एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक अवधारणा के रूप में देखते हैं, उनके लिए दुनिया एक संगठित इकाई है जिसके हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक भाग का अध्ययन दूसरों के संबंध में किया जाना चाहिए। संक्षेप में, संरचना वह तरीका है जिससे किसी प्रणाली के हिस्से आपस में जुड़े होते हैं, जिससे एक एकीकृत समग्रता बनती है जिसका विश्लेषण अलग अलग हिस्सों में तोड़कर किया जा सकता है। समाजशास्त्र में इस विचार के बारे में कोई असहमति नहीं है कि संरचना का तात्पर्य भागों की परस्पर संबद्धता से है।
हालांकि बहस इन हिस्सों की पहचान पर केंद्रित है, चाहे वे व्यक्ति हो, समूह हो, भूमिकाएं हो, संस्थाएं हो या संदेश हो। प्रश्न उठता है, इनमें से कौन सा भाग प्राथमिक ध्यान देने योग्य है? विवाद का एक और मुद्दा यह है कि क्या संरचना एक अनुभवजन्य इकाई है जो वास्तविक दुनिया में देखी जा सकती है, या मानव व्यवहार की नियमितता और स्थिरता से प्राप्त एक अमूर्तता है। सामाजिक संरचना के विभिन्न सिद्धांत इन्हीं दो विचारों पर आधारित है। रॉबर्ट मेर्टन 1975 ने सामाजिक संरचना की धारणा को पॉलीफाइलेटिक और बहुरूपी के रूप में उपयुक्त रूप से वर्णित किया है। यह दर्शाता है कि इसमें कई अर्थ और विचार शामिल है। 5.3 सामाजिक संरचना एक वास्तविकता है। AR रैडक्लिफ ब्राउन का योगदान। इससे पहले हमने उल्लेख किया था कि स्पेंसर ने समाजों और जीवों के बीच समानताएं चित्रित करने के अलावा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किए बिना सामाजिक संरचना शब्द पेश किया था। इस सादृश्य ने बाद के विद्वानों को संरचना और कार्य के विचारों को आकार देने में प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, स्पेंसर के आलोचक होने के बावजूद एमिल दुर्खीम को जैविक सादृश्य आकर्षक लगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक विज्ञान में कार्य की अवधारणा जीवित जीवों और समाज के बीच सादृश्य पर बनी है। दुर्खीम ने सामाजिक आकृति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जिसका अनिवार्य रूप से वही अर्थ है जिसे अब हम सामाजिक संरचना कहते हैं। AR रैडक्लिफ ब्राउन, एक ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञानी, दुर्खीम से गहराई से प्रभावित W.H.R. का छात्र था। नदिया, एक प्रसारवादी। रैडक्लिफ ब्राउन ने 1906 से 1908 तक अंडमान द्वीपवासियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से फील्डवर्क किया और इसके परिणामों से 1910 में उनका M.A. शोध प्रबंध तैयार हुआ। बाद में उन्होंने इस सामग्री को 1922 में प्रकाशित एक पुस्तक में बदल दिया, जिसका शीर्षक था द अंडमान आइलैंडर्स, जिसे मूलभूत सिद्धांतों में से एक माना जाता है। कार्यात्मक दृष्टिकोण के कार्य संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण में योगदान देने के अलावा रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जबकि उनसे पहले अन्य लोगों ने सामाजिक संरचना शब्द का उपयोग किया था, रैडक्लिफ ब्राउन 1952 ने न केवल इस अवधारणा को परिभाषित किया बल्कि इसके चारों ओर एक बहस भी छेड़ दी। अपने पूरे शिक्षण के दौरान उन्होंने सामाजिक संरचना के अध्ययन के महत्व पर जोर दिया। रैडक्लिफ ब्राउन का दृष्टिकोण सामाजिक मानवविज्ञान के उनके विचार से निकटता से जुड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने दुर्खीम का अनुसरण करते हुए तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा था। समाज को समझने के लिए एक विज्ञान। रैडक्लिफ ब्राउन 1948 के अनुसार सामाजिक मानवविज्ञान मानव समाज का सैद्धांतिक प्राकृतिक विज्ञान है। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक और जैविक विज्ञान में नियोजित तरीकों के समान तरीकों का उपयोग करके सामाजिक घटनाओं का पता लगाया जाता है। प्रत्येक वैज्ञानिक क्षेत्र में एक विषय होता है जिसका अध्ययन हमारी इंद्रियों के माध्यम से किया जा सकता है, जो इसे अनुभवजन्य और अवलोकन के लिए खुला बनाता है। रैडक्लिफ ब्राउन ने प्राकृतिक विज्ञानों के साथ समानताएं खींचते हुए कहा कि वे व्यवस्थित रूप से ब्रह्मांड की संरचना की जांच करते हैं, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होती है। जिस प्रकार परमाणु भौतिकी परमाणुओं की संरचना का अध्ययन करती है और रसायन विज्ञान अणुओं की संरचना का अध्ययन करता है, उसी प्रकार सामाजिक मानव विज्ञान का उद्देश्य मानव समाज की संरचना को समझना है। इस प्रक्रिया में एक विशिष्ट संरचना को समझना और फिर सामान्य विशेषताओं की पहचान करने के लिए उस तरह की सभी संरचनाओं की तुलना करना शामिल है। सामाजिक मानव विज्ञान सहित सभी विज्ञान विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं, एक संरचना को समझने से समग्र संरचना को समझने की ओर बढ़ते हैं। यदि सामाजिक मानव विज्ञान को समाज का प्राकृतिक विज्ञान माना जाता है,
तो इसका विषय वस्तु अवलोकन योग्य और अनुभवजन्य जांच के लिए खुला होना चाहिए। सामाजिक मानवविज्ञानी सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उनकी जांच का विषय है। ये संरचनाएं ठोस और देखने योग्य हैं। रैडक्लिफ ब्राउन 1952 ने इस पर जोर देते हुए कहा, सामाजिक संरचनाएं व्यक्तिगत जीवों की तरह ही वास्तविक है। यह स्पष्ट है कि रैडक्लिफ ब्राउन की सामाजिक संरचना की अवधारणा सामाजिक मानव विज्ञान में उनके प्राकृतिक विज्ञान दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ी हुई है। सामाजिक संबंधों की संरचना। जब हम संरचना के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब भागों या घटकों की एक व्यवस्थित व्यवस्था से होता है। जैसे संगीत के एक टुकड़े की संरचना सुरों से बनी होती है, एक वाक्य की संरचना शब्दों से बनी होती है, और एक इमारत की संरचना ईंटों और गारे से बनी होती है। सामाजिक संरचना के संदर्भ में मूल घटक व्यक्ति है। रैडक्लिफ ब्राउन 1952 एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति एक जैविक जीव है जो जटिल तरीके से व्यवस्थित कई अणुओं से बना है, जो अपने पूरे जीवन में विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। इस व्यक्तिगत पहलू का अध्ययन जैविक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति के रूप में एक इंसान सामाजिक रिश्तों का एक जटिल है। यह समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवविज्ञानियों के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। एक व्यक्ति के रूप में कोई एक देश का नागरिक, एक परिवार का सदस्य, एक राजनीतिक दल का समर्थक, एक धार्मिक पंथ का अनुयायी, एक कारखाने में एक कर्मचारी, एक पड़ोस का निवासी इत्यादि होता है। इनमें से प्रत्येक स्थिति एक सामाजिक संबंध का प्रतीक है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति दूसरे से जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में एक परिवार का सदस्य होता है, और परिवार के सदस्यों के बीच के अंतर संबंध परिवार की संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक संरचना में एक स्थान रखता है। रैडक्लिफ ब्राउन इसे सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में संदर्भित करते हैं, वह स्थिति जो एक सामाजिक संरचना में एक इंसान का होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन भर तय नहीं होती है। यह समय के साथ बदलता है, नए पद जुड़ते हैं और पुराने पद हट जाते हैं। हम व्यक्तियों का अध्ययन सामाजिक संरचना के संदर्भ में करते हैं, और हम सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन उन व्यक्तियों के संदर्भ में करते हैं जो इसमें शामिल होने के निर्माण खंड है। समाज केवल लोगों का एक यादृच्छिक समूह नहीं है, यह एक संगठित प्रणाली है जहां नियम और मूल्य मार्गदर्शन करते हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। व्यक्ति इन मानदंडों और मूल्यों के आधार पर अपेक्षित व्यवहार के बारे में जानते हैं, और वे दूसरों से भी इसका अनुसरण करने की आशा करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना में दो प्रमुख पहलुओं की पहचान करते हैं। पारस्परिक संबंध, व्यक्तियों के बीच सभी सामाजिक संबंधों को शामिल करते हुए। उदाहरण के लिए, किसी समाज की रिश्तेदारी संरचना में पिता और पुत्र, माँ और बेटी और अन्य पारिवारिक संबंध जैसे विभिन्न द्वैतिक संबंध शामिल होते हैं। व्यक्तियों और वर्गों का उनकी सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण। उदाहरण के लिए, पुरुषों और महिलाओं, नेताओं और आम सदस्यों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंध, लोगों के एक दूसरे से कैसे संबंध है, इसे प्रभावित करके सामाजिक संरचना में योगदान करते हैं। दोनों ही मामलों में हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि लोग अपने समाज के मानदंडों और मूल्यों से प्रभावित होकर एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन का तर्क है कि सामाजिक संरचना वास्तविक, मूर्त चीज है जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों को जोड़ने वाले किसी निश्चित समय पर मौजूदा संबंधों का सेट शामिल होता है। सामाजिक संरचना एक ऐसी चीज है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। हम इन मौजूदा संबंधों को देख सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं, उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं
और समझ सकते हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। साक्ष्यों के आधार पर सामाजिक संरचना दृश्यमान है और प्राकृतिक और जैविक विज्ञान के तरीकों का उपयोग करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। जब एक सामाजिक मानवविज्ञानी एक विशिष्ट परिभाषित समाज में क्षेत्रीय कार्य करता है, तो वे अनिवार्य रूप से इसकी सामाजिक संरचना का अध्ययन कर रहे होते हैं, एक वास्तविक, ठोस वास्तविकता जिसे सीधे देखा जा सकता है। हालांकि इस अवलोकन से मानवविज्ञानी उस समाज का एक सामान्य अवलोकन निकालता है। रैडक्लिफ ब्राउन ने इसे समझाने के लिए सामाजिक संरचना और संरचनात्मक प्रकार या रूप की अवधारणा का परिचय दिया। यह अंतर सामाजिक मानवविज्ञान के समाज के प्राकृतिक विज्ञान के रूप में उनके दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार विज्ञान इतिहास या जीवनी के विपरीत, विशेष या अद्वितीय पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके बजाय यह सामान्य से संबंधित है, ऐसे कथनों से संबंधित है जो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन संरचना के स्वरूप को समझने पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऑस्ट्रेलियाई जनजाति का अध्ययन करते समय एक मानवविज्ञानी एक माँ के भाई और एक बहन के बेटे के बीच के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस रिश्ते के कई उदाहरणों को उनके वास्तविक संदर्भ में देखकर मानवविज्ञानी इसके सामान्य या सामान्य रूप को अमूर्त कर देता है, जो अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। जबकि सामाजिक संरचना समय और स्थान कारकों के आधार पर बदल सकती है, संरचनात्मक प्रकार सामान्य और अपरिवर्तनीय है। सामाजिक संरचना समय के साथ कायम रहती है। रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा गतिशील निरंतरता के रूप में वर्णित निरंतरता का एक रूप प्रदर्शित करती है। यह निरंतरता जीवित शरीर की जैविक संरचना के समान है। जिस प्रकार एक जीवित शरीर कोशिकाओं और ऊर्जा को प्रतिस्थापित करके लगातार खुद को नवीनीकृत करता है, उसी प्रकार सामाजिक जीवन सामाजिक संरचना को नवीनीकृत करता है। समय बीतने के साथ लोगों के बीच संबंध विकसित होते हैं। नए सदस्य जन्म या आप्रवासन के माध्यम से समाज में शामिल होते हैं। जबकि सामाजिक संरचना में परिवर्तन होते रहते हैं, एक अंतर्निहित निरंतरता और सापेक्ष स्थिरता बनी रहती है, जो इसके संरचनात्मक स्वरूप को परिभाषित करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि संरचनात्मक रूप स्थिर है, इसमें परिवर्तन भी आते हैं, कभी कभी धीरे धीरे और कभी कभी अचानक, जैसा कि क्रांति के मामलों में देखा जाता है। ऐसे परिवर्तनों के दौरान भी किसी न किसी रूप में संरचनात्मक निरंतरता बनी रहती है। समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवविज्ञानियों का कार्य समाज के संरचनात्मक स्वरूप को उजागर करना है। इसमें विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों की ओर, या रैडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में आइडियोग्राफिक से नोमोथेटिक की ओर बढ़ना शामिल है। पहला एक विशिष्ट सामाजिक संरचना से संबंधित है, जबकि दूसरा उस समाज के अमूर्त रूप का प्रतिनिधित्व करता है। किसी एकल समाज के गहन अध्ययन की आवश्यकता है और इसकी तुलना अन्य समाजों के समान अध्ययनों से की जानी चाहिए। व्यवस्थित रूप से संचालित यह तुलनात्मक प्रक्रिया समग्र रूप से मानव समाज पर लागू होने वाले सामान्य कानूनों की पहचान की ओर ले जा सकती है। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाजशास्त्र में सामान्य कानूनों को उजागर करने के लिए कई चरण हैं। मानक मानवशास्त्रीय तरीकों का उपयोग करके सामाजिक संरचना की पूरी तरह से जांच करें। इसके संरचनात्मक प्रकार को पहचानें और निकालें। एक कठोर तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए इस सामाजिक संरचना के संरचनात्मक प्रकार की तुलना अन्य सामाजिक संरचनाओं के संरचनात्मक प्रकारों से करें। समाज के नियमों को व्युत्पन्न करें, जो अपरिवर्तनीय प्रस्ताव है, जो विभिन्न सामाजिक स्थितियों में मानव व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक मानवविज्ञान के एकमात्र दृष्टिकोण के रूप में तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करने में विश्वास करते हैं। यह विधि हमें विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य पैटर्न की ओर बढ़ने में मदद करती है। अध्ययन का फोकस सामाजिक संरचना है
और परिणाम संरचनात्मक प्रकारों की पहचान है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को परिभाषित करने का रैडक्लिफ ब्राउन का प्रयास सराहनीय है, क्योंकि यह इसके अर्थ को हल्के में लेने से परे है। हालांकि यह पहल सवाल उठाती है और भ्रम पैदा करती है। यदि सामाजिक संरचना में वास्तविक और अवलोकन योग्य पारस्परिक संबंध शामिल है, तो समाज क्या है? क्या हमें समाज की संरचना को समझने के लिए उसका अध्ययन करना चाहिए? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस को लिखे एक पत्र में रैडक्लिफ ब्राउन ने एक सादृश्य प्रदान किया है। जब मैं समुद्र तट पर एक विशेष समुद्री सीप उठाता हूँ, तो मैं इसे एक विशेष संरचना के रूप में पहचानता हूँ। इससे यह प्रश्न उठता है, क्या मैं स्वयं समुद्री सीप या उसकी संरचना का अध्ययन कर रहा हूँ? उदाहरण पर विस्तार करते हुए रैडक्लिफ ब्राउन एक ही प्रजाति के अन्य सीपियों को समान संरचना के साथ खोजने का सुझाव देते हैं, जो प्रजातियों के लिए एक विशिष्ट रूप का संकेत देता है। अब क्या मैं प्रत्येक सीप की संरचना का वर्णन करूं और फिर उनकी तुलना करूं, या क्या मैं यह मान लूं कि चूंकि वे सभी सीपियां हैं, इसलिए उनकी संरचना एक समान है? रैडक्लिफ ब्राउन ने यह विचार व्यक्त किया है कि विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करने से हेलिक्स के समान एक सामान्य संरचनात्मक रूप सामने आ सकता है, जिसे संभवतः लघुगणक समीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। सवाल उठता है, क्या मुझे एक सामान्य संरचनात्मक रूप की पहचान करने के लिए विभिन्न सीशेल प्रजातियों की तुलना करनी चाहिए, या क्या मुझे एक साझा रूप खोजने के लिए प्रत्येक सीशेल प्रजाति के भीतर संरचनात्मक रूपों की तुलना करनी चाहिए? यह समाज और सामाजिक संरचना, सामाजिक जीवन और सामाजिक संरचना और सामाजिक संरचना के संरचनात्मक रूप बनाम सामाजिक संरचनाओं के संरचनात्मक रूप के बीच अंतर को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त रैडक्लिफ ब्राउन की संरचनात्मक प्रकार की अवधारणा उस चीज से मेल खाती है जिसे कई लोग सामाजिक संरचना के रूप में समझते हैं, जबकि उनकी सामाजिक संरचना उस चीज से मेल खाती है जिसे अन्य लोग समाज कह सकते हैं। इवांस प्रिचर्ड के योगदान की ओर बढ़ते हुए रैडक्लिफ ब्राउन का पेपर, जो मूल रूप से 1940 में रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में राष्ट्रपति का भाषण था, सामाजिक संरचना के बारे में इवांस प्रिचर्ड के विचार पर चर्चा करता है। रैडक्लिफ ब्राउन इवांस प्रिचर्ड के सामाजिक संरचना के उपयोग से सहमत है, लेकिन इसके दायरे को इवांस प्रिचर्ड की परिभाषा से परे विस्तारित करते हैं। इवांस प्रिचर्ड ने अपनी पुस्तक द नुएर 1940 के अंतिम खंड में सामाजिक संरचना की अपनी अवधारणा को रेखांकित किया है। इवांस प्रिचर्ड ने सूडान में नुएर लोगों के साथ गहन शोध किया। अपने प्रारंभिक अध्ययन में उन्होंने नुएर समाज को विश्लेषण के अधिक अमूर्त स्तर पर चित्रित करने का लक्ष्य रखा, जो उस समय उचित सिद्धांत की कमी के कारण अपरंपरागत था। नुएर समाज की खोज करते समय उन्होंने अपने काम के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा की तलाश की, और उनके कई विचारों ने बाद में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान को प्रभावित किया। नुएर पर अपने मोनोग्राफ में इवांस प्रिचर्ड ने अध्ययन की गई आबादी के जीवन में मवेशियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत की। पारिस्थितिक परिस्थितियां उनके क्षेत्रीय वितरण और पारगमन प्रथाओं को आकार देती है। समय और स्थान के बारे में नुएर की समझ उनके जीवन के तरीकों से निकटता से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हुए इवांस प्रिचर्ड उन क्षेत्रीय वर्गों पर चर्चा करते हैं जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनके पास केंद्रीकृत राजनीतिक अधिकार का अभाव है। नुएर एक राज्यविहीन या शीर्षस्थ समाज के उदाहरण के रूप में कार्य करता है। इस चर्चा ने एक खंडीय राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा पेश की है, जहां सामाजिक व्यवस्था विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच विरोध और संतुलन पर निर्भर करती है। इवांस प्रिचर्ड के नुएर समाज और उसके परस्पर जुड़े तत्वों के चित्रण ने उन्हें सामाजिक संरचना की अवधारणा तक पहुंचाया। रैडक्लिफ ब्राउन के विपरीत, जिन्होंने एक व्यक्ति के विचार से शुरुआत की, इवांस प्रिचर्ड ने समूहों पर ध्यान केंद्रित करके सामाजिक संरचना की खोज शुरू की।
वह सामाजिक संरचना को समूहों के बीच सुसंगत और निरंतर संबंधों के रूप में परिभाषित करता है। 1940-262 संरचना एक संगठित टीम की तरह है जो समय के साथ चलती है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, जुड़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो समूह वे बनाते हैं वह वही रहता है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन समूहों से गुजरते हैं। 1940-262 जीवन और मृत्यु व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन समाज की संरचना बनी रहती है। इवांस प्रिचर्ड सामाजिक संरचना को अपरिवर्तनीय इकाइयों, मुख्य रूप से समूहों से संबंधित देखते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक रूप इवांस प्रिचर्ड की सामाजिक संरचना के समान है। सामाजिक संरचना में समूहों को संरचनात्मक समूह कहा जाता है, जैसे नोएर के बीच क्षेत्रीय समूह, वंश और आयु समूह। इवांस प्रिचर्ड परिवार को एक संरचनात्मक समूह के रूप में नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि परिवारों में अन्य समूहों की तरह स्थिरता और स्थिरता का अभाव है। एक परिवार तब खत्म हो जाता है जब उसके सदस्य मर जाते हैं और एक नया परिवार बन जाता है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार कम महत्वपूर्ण है, यह संरचना के संरक्षण के लिए आवश्यक है। 1940-262 नए परिवार के सदस्यों का जन्म होता है, जिससे व्यवस्था की निरंतरता बनी रहती है। इवांस प्रिचर्ड स्पष्ट करते हैं कि संरचना के इस दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि इसमें समूह स्थिर है। क्षेत्रीय, वंश और आयु निर्धारित प्रणालियां बदलती हैं, लेकिन धीरे धीरे और उनके खंडों के बीच हमेशा एक ही प्रकार का अंतर संबंध होता है। इवांस प्रिचर्ड एक उदाहरण के रूप में नोएर पर विचार करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि जनजाति घरों का एक यादृच्छिक जमावड़ा नहीं है। इसके बजाय इसमें अलग अलग स्थानीय समूह शामिल है, प्रत्येक खंडित है और अन्य समूहों के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्य विचार समाज को समूहों की व्यवस्था के रूप में देखना है, जहां इन समूहों के बीच संबंध मौजूद होते हैं, जिससे संरचनात्मक संबंध बनते हैं। मूलतः संरचना इन समूहों के बीच का संबंध है। इवांस प्रिचर्ड इस ढांचे के भीतर रिश्तेदारी और राजनीतिक संबंधों को सिस्टम के रूप में जांचते हैं। इस संदर्भ में समूह को परिभाषित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इवांस प्रिचर्ड के अनुसार एक समूह उन लोगों का एक समूह है जो स्वयं को दूसरों की तुलना में एक विशिष्ट इकाई मानते हैं। एक समूह के सदस्यों की एक पहचानने योग्य पहचान होती है, जो इस बात से परिभाषित होती है कि अन्य समूह उन्हें कैसे देखते हैं। समूह के सदस्यों के बीच पारस्परिक दायित्व मौजूद होते हैं, जिससे उन्हें अपने समूह या उसके सदस्यों से संबंधित मुद्दों का सामना करने पर एकजुट होने की आवश्यकता होती है। यह एकता किसी सदस्य की मौत का बदला लेने के लिए गठित प्रतिशोध समूहों में स्पष्ट है। हत्या के मामलों में मारे गए लोगों का समूह हत्यारों के समूह के खिलाफ एकजुट हो जाता है, जिससे दो संरचनात्मक रूप से समकक्ष और परस्पर विरोधी समूह बन जाते हैं। समूहों के उदाहरणों में जनजाति के खंड, वंश और आयु सेट शामिल है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के रिश्तेदार या पड़ोसी जनजाति के सदस्य या अजनबी इस ढांचे में समूह नहीं बनाते हैं। संक्षेप में, इवांस प्रिचर्ड का मानना है कि सामाजिक संरचना के भीतर स्थायी समूह संरचनात्मक संबंधों का वर्णन करने वाले प्रमुख तत्व हैं। वह सामाजिक संरचना को एक अमूर्त अवधारणा के रूप में देखता है, मूर्त इकाई के रूप में नहीं। रैडक्लिफ ब्राउन की तरह इसे प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में देखने के बजाय इवांस प्रिचर्ड सामाजिक मानव विज्ञान को इतिहास लेखन का एक रूप मानते हैं। उनके लिए सामाजिक संरचना को समझने में व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों के अध्ययन से लेकर समूहों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना, प्राकृतिक या जैविक विज्ञान के बजाय इतिहास से इसके संबंध पर जोर देना शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है
कि इवांस प्रिचर्ड का दृष्टिकोण रैडक्लिफ ब्राउन से भिन्न है। 5.5 एक मॉडल के रूप में सामाजिक संरचना क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस और एडमंड लीच से अंतर्दृष्टि। सामाजिक संरचना के विचार ने क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के साथ एक दिलचस्प मोड़ लिया, जो एक फ्रांसीसी संरचनावादी थे जो मिथकों और रिश्तेदारी प्रणालियों के अपने व्यावहारिक अंतरसांस्कृतिक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध थे। समाज को विच्छेदन योग्य भागों वाले जीवित प्राणी के रूप में देखने के प्रकार्यवाद के विपरीत, संरचनावाद समाज की संकल्पना के लिए भाषा से एक सादृश्य बनाता है। जिस प्रकार भाषाविद भाषा से व्याकरण प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार संरचनावादी अवलोकनीय क्रियाओं से सामाजिक व्यवहार की अंतर्निहित संरचना का अनुमान लगाते हैं। फोकस में यह बदलाव अवलोकन योग्य व्यवहार से संरचना तक और जैविक सादृश्य से भाषा तक संरचनावाद का एक प्रमुख पहलू है। बर्नार्ड 2000। संरचनावाद का दावा है कि विभिन्न भागों के बीच संबंध परिवर्तन से गुजर सकते हैं, अपनी मूल स्थिति से कुछ अलग में बदल सकते हैं। संरचनावाद का मूल परिवर्तन के विचार में निहित है, जहां एक रूप दूसरे में विकसित होता है। एडमंड लीच 1968-486 संगीत के साथ एक उपयोगी सादृश्य प्रदान करता है। एक संगीतमय टुकड़ा लिखा जा सकता है, पियानो पर बजाया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है, रेडियो पर प्रसारित किया जा सकता है और परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरते हुए वापस बजाया जा सकता है। विभिन्न अभिव्यक्तियों के बावजूद मुद्रित नोट, उंगलियों की गति, ध्वनि तरंगे, फोनोग्राफिक रिकॉर्ड पर खांचे, विद्युत चुंबकीय कंपन वे एक सामान्य संरचना साझा करते हैं। इसी प्रकार विविध समाज भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका अपरिवर्तनीय तत्व उनकी संरचना है। लेवी-स्ट्रॉस 1963 ने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के टोटेमिक समाज की तुलना भारतीय जाति व्यवस्था से करके समान संरचनाओं का खुलासा करके इसे प्रदर्शित किया। जबकि रैडक्लिफ ब्राउन संरचना को अवलोकन योग्य मानते हैं, लेवी-स्ट्रॉस इसे एक अमूर्त अवधारणा मानते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन के लिए संरचना एक विशिष्ट समाज में एक विशेष समय और स्थान पर बनी रहती है, जबकि लेवी-स्ट्रॉस के लिए यह संपूर्ण मानव समाज की संरचना है जो कायम रहती है। बार्न्स R.H. 2001। A.L. क्रोएबर के एंथ्रोपोलॉजी टुडे में अपने प्रसिद्ध 1953 निबंध में, जिसका शीर्षक सोशल स्ट्रक्चर है, लेवी-स्ट्रॉस का तर्क है कि सामाजिक संरचना स्वयं अध्ययन का विषय नहीं है, यह जांच का क्षेत्र नहीं है। इसके बजाय यह विभिन्न सामाजिक अध्ययनों पर लागू एक व्याख्यात्मक पद्धति के रूप में कार्य करता है। रैडक्लिफ ब्राउन के विपरीत, लेवी-स्ट्रॉस का दावा है कि सामाजिक संरचना शब्द वास्तविक, मूर्त वास्तविकता से संबंधित नहीं है। इसके बजाय यह अनुभवजन्य वास्तविकता के आधार पर निर्मित मॉडल को संदर्भित करता है। वह बताते हैं कि सामाजिक संरचना का अध्ययन करने का लक्ष्य इन मॉडलों का उपयोग करके सामाजिक संबंधों को समझना है। 1953-532। लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार सामाजिक संरचना अध्ययन की एक विधि और एक मॉडल है। लेवी-स्ट्रॉस सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों की अवधारणाओं के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं। उनका कहना है कि सामाजिक संबंध सामाजिक अनुभव का कच्चा डेटा है, वे लोगों के बीच देखने योग्य संबंध है। दूसरी ओर, सामाजिक संरचना इन संबंधों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनसे प्राप्त एक निर्मित मॉडल है। हालांकि ये मॉडल अनुभवजन्य वास्तविकता पर आधारित है, वे मात्र विवरण से परे हैं, वे विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए विकसित मानवशास्त्रीय संरचनाएं हैं। लेवी-स्ट्रॉस 3 प्रमुख भेदों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, वह मॉडलों पर अवलोकन और प्रयोग के बीच अंतर करता है। दूसरे, वह मॉडलों की चेतन और अचेतन प्रकृति पर प्रकाश डालता है। तीसरा, वह यांत्रिक और सांख्यिकीय मॉडल की तुलना करता है।
सामाजिक संबंधों के अवलोकन और इन तथ्यों के आधार पर मॉडलों के निर्माण को मॉडलों पर प्रयोग से अलग करना महत्वपूर्ण है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार प्रयोग में मॉडलों की नियंत्रित तुलना शामिल होती है, जिसका लक्ष्य उस मॉडल की पहचान करना है जो देखे गए तथ्यों को सबसे अच्छी तरह समझाता है। संरचनात्मक विश्लेषण में प्रक्रिया में तथ्यों का निष्पक्ष अवलोकन, स्वयं और संपूर्ण के संबंध में उनका वर्णन करना, मॉडल का निर्माण करना और अंततः सर्वश्रेष्ठ को चुनना शामिल है। चेतन और अचेतन मॉडल के संबंध में अंतर अध्ययन किए जा रहे समाज से संबंधित है। जागरूक मॉडल, जिन्हें घरेलू मॉडल और मानदंड भी कहा जाता है, यह दर्शाते हैं कि समाज खुद को कैसे समझता है। इनके नीचे गहरी संरचनाएं हैं। अचेतन मॉडल, जिन्हें सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता। मानवविज्ञानी मुख्य रूप से सचेतन मॉडलों के बजाय इन गहरी घटनाओं से प्राप्त मॉडलों के साथ काम करते हैं। लेवी स्ट्रॉस का कहना है कि सचेत मॉडलों का लक्ष्य घटनाओं को समझाने के बजाय उन्हें कायम रखना है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। गलत होने पर भी जागरूक मॉडल हमें गहरी संरचनाओं के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, और कुछ मामलों में वे मानवविज्ञानी के निर्माणों की तुलना में अधिक सटीक साबित होते हैं। अब बात करते हैं अंतिम अंतर की। यांत्रिक मॉडल, जैसा कि पारंपरिक रूप से परिभाषित किया गया है, वे हैं जो उसी पैमाने पर होते हैं जिस घटना का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। जब मॉडल और घटना अलग अलग पैमाने पर होते हैं तो उन्हें सांख्यिकीय मॉडल कहा जाता है। हालांकि लेवी स्ट्रॉस स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते हैं कि समान पैमाने से उनका क्या मतलब है। उनके द्वारा दिए गए उदाहरण के आधार पर ऐसा लगता है कि वह लोग क्या कहते हैं और वे क्या करते हैं के बीच मात्रात्मक अंतर को लेकर चिंतित है। स्पष्ट करने के लिए वह विवाह कानूनों का उदाहरण लेता है। यदि विवाह नियमों और सामाजिक समूहों के बीच कोई अंतर नहीं है, अर्थात वे एक ही पैमाने पर हैं, तो गठित मॉडल यांत्रिक है। यदि विभिन्न कारक विवाह के प्रकार को प्रभावित करते हैं और लोगों को नियम से विचलित होना पड़ता है, तो गठित मॉडल सांख्यिकीय है। अब आइए बॉक्स 5.2 में सामाजिक संरचना पर एडमंड लीच के परिप्रेक्ष्य पर विचार करें। ब्रिटिश मानवविज्ञानी एडमंड लीच ने संरचनावाद के प्रति अपने दृष्टिकोण में लेवी स्ट्रॉस के साथ मतभेदों के बावजूद एक मॉडल के रूप में सामाजिक संरचना की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि लेवी स्ट्रॉस का लक्ष्य हर समय सभी मानव समाजों पर लागू होने वाली सार्वभौमिक संरचनाओं को उजागर करना है, लीच स्थानीय या क्षेत्रीय संरचनाओं को समझने के लिए संरचनावाद को लागू करता है। कुछ लोग लीच के दृष्टिकोण को नवसंरचनात्मक भी कहते हैं। लीच ने सामाजिक संरचना के बारे में एक विचार विकसित किया है जो लेवी स्ट्रॉस के समान है। नुटिनी 1970-76। लेवी स्ट्रॉस की तरह लीच सामाजिक ब्रह्मांड को समझने के विभिन्न तरीकों में विभाजित करता है। सामाजिक संबंधों की कच्ची जानकारी, जैसे रिश्ते, और उससे निर्मित मानसिक मॉडल। मॉडल प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है, वे मानवविज्ञानी के दिमाग में तार्किक निर्माण है। लीच लेवी स्ट्रॉस की तरह यांत्रिक और सांख्यिकीय मॉडल के बीच अंतर करता है, जिसका अर्थ है लोग क्या कहते हैं और लोग क्या करते हैं पर आधारित मॉडल, लेकिन वह यांत्रिक मॉडल को न्यायिक नियम और सांख्यिकीय मॉडल को सांख्यिकीय मानदंड कहते हैं। लीच के लिए न्यायिक नियम और सांख्यिकीय मानदंड का अर्थ मूलतः लेवी स्ट्रॉस के यांत्रिक और सांख्यिकीय मॉडल के समान है। हालांकि दो महत्वपूर्ण अंतर है। सबसे पहले, लेवी स्ट्रॉस यांत्रिक और सांख्यिकीय मॉडल दोनों को लगभग समान रूप से मूल्यवान और पूरक के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर, लीच का मानना है कि न्यायिक नियमों और सांख्यिकीय मानदंडों को अलग-अलग संदर्भ फ्रेम के रूप में माना जाना चाहिए। विश्लेषण में न्यायिक नियमों की अपेक्षा सांख्यिकीय मानदंडों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अध्ययन की शुरुआत लोगों के वास्तविक व्यवहार,
उनमें होने वाली विविधताओं और उनके द्वारा प्राप्त अनुरूपता को देखने से होनी चाहिए। दूसरा, लीच का कहना है कि यांत्रिक मॉडल या न्यायिक नियम व्यवहार के गुणात्मक नियम हैं। प्रतिबंध समर्थन प्रदान करते हैं और उनके पास दमनकारी शक्ति होती है। सांख्यिकीय मॉडल या मानदंड केवल व्यक्तियों के औसत व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें बलपूर्वक प्रभाव का अभाव होता है। निष्कर्ष, जैसा कि ए.एल. क्रोएबर ने उल्लेख किया है, सामाजिक संरचना की अवधारणा ने मानवविज्ञानियों और समाजशास्त्रियों को भ्रमित कर दिया है। विद्वानों ने महत्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालकर या सामाजिक संरचना के बारे में मौजूदा विचारों का समर्थन करके योगदान दिया है। बहस दो प्रमुख प्रश्नों के इर्दगिर्द घूमती है। एक, संरचनात्मक संबंधों के साथ सामाजिक भागों की पहचान करना, और दो, यह निर्धारित करना कि क्या सामाजिक संरचना वास्तविक है या जांचकर्ताओं द्वारा निर्मित मॉडल है। लेवी स्ट्रॉस का दृष्टिकोण संरचनावाद के अनुरूप है, जो सामाजिक संरचना को सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए एक मॉडल के रूप में देखता है। दूसरी ओर, रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना को एक अनुभवजन्य इकाई के रूप में देखते हैं, जो सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनाती है। रैडक्लिफ ब्राउन ने लेवी स्ट्रॉस की सामाजिक संरचना की धारणा से असहमति जताई और एक मॉडल के रूप में इसके आसपास के भ्रम की आलोचना की। उनका मानना था कि लेवी स्ट्रॉस का संरचनात्मक प्रकार लेवी स्ट्रॉस को लिखे उनके पत्र में मॉडल शब्द कूपर संस्करण 1977 देखें के बराबर था। ऑस्ट्रेलियाई मानवविज्ञानी एस.एफ. नडेल एक सामाजिक संरचना अवधारणा प्रस्तुत करता है जो रैडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस के विचारों को एकीकृत करता है। अपने मरणोपरांत कार्य द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 में नडेल ने रैडक्लिफ ब्राउन की इस धारणा को चुनौती दी कि सामाजिक संरचना एक अवलोकनीय इकाई है। इसके बजाय उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यह इससे प्राप्त एक अमूर्तता है। इसके साथ ही वह लेवी स्ट्रॉस की इस धारणा को खारिज करते हैं कि सामाजिक संरचना अनुभवजन्य वास्तविकता से अलग है। नडेल ने रैडक्लिफ ब्राउन की अवधारणा को अपनाया कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक संरचना में एक स्थान रखता है। हालांकि वह पारस्परिक अंतःक्रियाओं के अनुभवजन्य स्तर से अमूर्त स्तर पर स्थानांतरित हो जाता है, जहां व्यक्ति दूसरों के संबंध में भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता बन जाते हैं। नडेल के अनुसार यह अमूर्तता वास्तविकता से अलग नहीं होती है। उनका दावा है कि सामाजिक संरचना अपने परिष्कृत रूप में भी सामाजिक वास्तविकता या उसका एक पहलू बनी रहती है, न कि इसके पीछे केवल एक तार्किक निर्माण। नडेल सामाजिक संरचना को भूमिकाओं के रूप में परिभाषित करते हैं और इन भूमिकाओं का परस्पर जुड़ा हुआ पैटर्न सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। उनकी परिभाषा 1957-12 में कहा गया है कि हम किसी समाज की संरचना को ठोस जनसंख्या और व्यवहार से एक दूसरे के सापेक्ष भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं के बीच संबंधों के पैटर्न या नेटवर्क को अमूर्त करके समझते हैं। पार्सन्स 1961 और पीटर ब्लाउ 1977 जैसे अन्य समाजशास्त्री भी सामाजिक संरचना को परिभाषित करने में भूमिकाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पार्सन्स इस बात पर जोर देते हैं कि एक सामाजिक प्रणाली की संरचना मानक संस्कृति के संस्थागत पैटर्न द्वारा परिभाषित की जाती है, जहां मानदंड अभिनेताओं की स्थिति और गतिविधियों के प्रकार के आधार पर भिन्न होते हैं। ब्लाउ भी जनसंख्या के बीच वितरित सामाजिक स्थितियों पर चर्चा करता है। इन अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने में ब्लाउ और श्वार्ट्ज 1984 ने अनुभवजन्य परीक्षण किए, जो सामाजिक गतिशीलता को समझने में इन विचारों की व्यावहारिक उपयोगिता का प्रदर्शन करते हैं।